अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और मैं अब यकीन मुझे होता जा रहा है कि इस मुल्क में वाकई दो मुख्तलिफ कवानीन है, गरीब के लिए और है, अमीर के लिए और है। आज मैंने देखा कि जी फ़ारूक सत्तार के और वसीम अख्तर के और दीगर लीडरान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी हो चुके हैं, लेकिन मैं बड़ा फॉलो करता रहा। उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता चला कि पुलिस ने छापा भी मारा है कि नहीं, कहीं गाड़ी को रोक के उनका पता भी किया है कि नहीं। और जब इसी तरह के वारंट मेरे निकले थे तो मेरे घर के अंदर दीवारें टाप के पुलिस आ गई थी पंजाब की, और मेरे बच्चों तक को उन्होंने हरास किया, काफ़ी किया। और यहाँ पे कोई जेब कतरा होता है तो फ़ौरन रिमांड पे निकल जाता है, और कोई बेचारा रेडी उसने गलत लगाई हो तो उसको एलडीए आके इतना कुटती है कि वो याद रखता है। लेकिन डॉक्टर आसिम हुसैन के लिए लगता है पूरी जमहूरियत जो है ख़तरे में पड़ गई है। सिंध हुकूमत कहती है, सिंध की बल्कि असम्बली कहती है कि जी किसी हाई प्रोफाइल टारगेट को गिरफ्तार करने से पहले हमसे इजाज़त ली जाए, हमसे पूछा जाए, इख्तियारात को महदूद किया जाए। हाई प्रोफाइल टारगेट अगर दहशत गर्द हो, किलर हो, मनी लॉन्ड्रर हो, भत्ताखोर हो, और वो किसी सियासी जमात की आस्तीन का कुछ भी हो, तो उसको कुछ नहीं कह सकते हम। लेकिन अगर कोई लावारिस हो तो उसको तो हम सड़क से उठा के ले जाएंगे। दो किस्म के कवानीन और फिर अहम फैसले एक बार फिर पाकिस्तान की असम्बलीज़ के अंदर नहीं हुए, असम्बलियों के बाहर हो गए। आप देखें कि अब सऊदी अरेबिया के अंदर जो इस्लामी ममालिक की अफवाज का इत्तेहाद बन रहा है, पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया उस इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए। कुजा इसका कि ये चीज़ असम्बली और सेनेट में डिबेट होती, इस पर आर्गूमेंट होती, कौम को एतमाद में लिया जाता कि इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसान और क्या वजूहात हैं जिनकी बना पर हमें यह किया जा रहा है। सिंध हुकूमत किस तरफ चल रही है, क्या वाकई गवर्नर राज का ख़तरा है कि नहीं है? क्या आसिफ अली जरदारी इसलिए पाकिस्तान नहीं आते कि जब तक डॉक्टर आसिम के केस का फैसला ना हो, या हो तब वो फैसला करें कि उन्होंने कब आना है या कब नहीं आना? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो सिंध के अंदर एक सियासी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किस किस्म के खतरात लाहक हो सकते हैं, बिलखसूस बदीन में उनकी हालिया कारकर्दगी के बाद? टू डिस्कस दीज एंड सम अदर इशूज़ आई हैव सेनेटर फैसल रजा आबदी विद मी। कराची से मुझे उन्होंने ज्वाइन किया, और लाहौर में मेरे साथ है काजी सईद, हमारे एंकर हैं, तजियाकार हैं, हमारे कुलीग हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल रजा आबदी साहब, सबसे पहले लगता है कि दो किस्म के कवानीन हैं, यानी अगर सेनेटर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, कोई भी हों, तो उनके लिए हुकूमत से पूछना चाहिए उनको गिरफ्तार करना है कि नहीं करना, भले वो जैसे मर्जी केस में मुलव्वस हों। मुझ जैसा कोई हो तो फ़ौरन कानून के इदारे जो है वो हरकत में आ जाते हैं। ये क्या फ़र्क है? इसमें कोई शक नहीं मुबशर भाई, जो आपने इंट्रो दिया है वही इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। और ये आज तो नहीं, जब से ये मुल्क हमारे से वजूद में आया सूरत हाल यही देखने में आ रही है। और गुज़िश्ता 35 साल में तो हुआ यही है कि अमीर के लिए और गरीब के लिए और कानून शिकन के लिए और कानून पसंद के लिए और है। जितना हम और आप कानून को इज्जत देंगे, कानून उतना ही हमें अपने जूते के तले ढूंढ देता है। और जितना कोई कानून को आंखें दिखा के कानून को पालता है, पाकिस्तान के अंदर कानून उसको उतना ही मोतबर और इज्जत जानता है। बस ये हमारी एक बैड लक है कि जितने चोर डाकू थे वो इस मुल्क के मुअज़्ज़िज़ हो गए, और जो पढ़े लिखे थे, सहाफ़ी थे, कलमकार थे, इस मुल्क को बनाने वाले थे, हक की आवाज उठाने वाले थे, उनके घरों में इसी तरह कूदा जाता है जिस तरह आपके घर में कूद के आपको हिरासत किया गया। पूछना सिर्फ इतना है लोगों से कि ठीक है, अगर यही सूरत हाल है तो फिर 12 साल से जो लोग आज तक कानून पसंदी का सबूत देते रहे और इंसाफ के तकाजों के लिए आज भी इंसाफ की दहलीज की तरफ देख रहे हैं, अगर उन्होंने भी इसी सूरत हाल को इख्तियार कर लिया तो यही सूरत आगे जाके एनआरसी की तरफ जाती है। पाकिस्तान में जिस तरह भी आपने बताया कि डॉक्टर आसिम का एक केस सामने आया है और बाकी तमाम चीजों से पर्दापोशी की जाती रही है। आप यकीन करें कि मैं 6 महीने से ये बता रहा हूँ कि जिस शहर के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ का सबसे बड़ा मसला ये है कि पूरे कराची का 800 अरब रुपए का कॉपर उतार के बेच दिया गया, लेकिन अब तक के इलेक्ट्रिक के किसी ओहदेदार को इस दिन के अंदर ना इन्वेस्टिगेशन की गई, ना पकड़ा गया। पता ये चलता है कि उसके अंदर पाकिस्तान की और कराची की पुलिस और कराची की खुद की हुकूमत के वज़ीर आला बाकायदा इसके अंदर मुलव्वस हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर तो मुबशर भाई और कोई दूसरा रास्ता नहीं निकलता कि अवाम फौज की तरफ देखे और फौज की आवाजें अगर आवाम ये करने जाए तो फिर वो फौज के एजेंट हो जाते हैं। फिर एक दूसरे रास्ते पे आते हैं, अगर आईनी तकाजे पे जाए, आर्टिकल 245 का तकाजा करें जो इस्लामाबाद में खुद हुक्मरान लगा के बैठे हैं, तो यहाँ पर भी दो नजरिए हैं। इस्लामाबाद में लगे तो आईन के साथ आर्टिकल 245 और कराची में लगे तो ये तो बड़ी ज्यादती हो रही है और ये तो अच्छी चीज नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है, जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे कोई भी चीज खैर हासिल नहीं हो सकती। काजी साहब, आप क्या फरमाएंगे इस पर? आपने बड़ी अच्छी बात की, मगर मैं एक कानून की एक बड़ी अच्छी जो किसी ने की थी, और वो ये है कि कानून मकड़ी के उस जाले की तरह होता है
कि जिसमें कमज़ोर फंसता है और पावरफुल उसे फाड़ के निकल जाता है। ये बहुत पुरानी तारीफ है और मैंने जितने लीगल एक्सपर्ट से बात की वो कहते हैं जनाब यही मामला है आज तक। एक बात तो ये। दूसरी बात मुबशर साहब, जो प्रॉब्लम यहाँ हो गया वो ये कि ओवर द ईयर स्टेट ने इस तरीके से डीजनरेट किया है कि स्टेट जो वायलेंस है, जो जराइम है एक माइनॉरिटी के, अक्सरियत के ख़िलाफ़, बजाय इसकी कि वो उसकी सरकूबी करे, उसकी प्रोटेक्शन का ज़रिया बन गई है। अब यहाँ पे लड़ाई क्या है रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों की कि जनाब मुबशर साहब कहते हैं जी, सईद काजी कहता है कि जी मैंने करप्शन की है तो मुबशर साहब ने भी तो की है तो लिहाजा मुझे भी माफ़ी दे दें। इम्प्यूनिटी की लड़ाई है। एक तो इनकी इम्प्यूनिटी की लड़ाई है। अच्छा, दूसरी बात ये, पीपल्स पार्टी के मैं थोड़ा सा लेट्स मी अ डेविल्स एडवोकेट कि वो आप कह रहे हैं कि जनाब तुसी आप रहें पावर में भी रहें और ज़रा हमें हथकड़ी भी लगाने दें। ये पंजाब में क्या है, यहाँ सब कुछ साफ सुथरा है। तो और एक बात, और दूसरी बात मुबशर साहब, आपने करप्शन का बहुत बड़ा इशू छेड़ा, मैं इस पर एक बात कर दूं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी हमें, हम ये समझते हैं कि करप्शन की वजह से हमारा निज़ाम ख़राब है। उल्टा है, करप्शन इस निज़ाम का लाजमा है, इसकी प्रोडक्ट है। करप्शन के बगैर, जिस तरह नज़ीर नाजी साहब ने अच्छा फिक्रा लिखा था कि जी करप्शन तो इंजन ऑयल की तरह है, या शेख साहब ने कहा था कि जनाब अगर आप नहीं लगाएंगे इन फाइलों को पहिए तो ये आगे नहीं बढ़ेंगे। तो करप्शन है इस निज़ाम के अंदर, उसकी बुनत है, इसके बगैर नहीं होगा। और जब तक आपके पसंद के जालिम और आपके पसंद के मजलूम होंगे, कि जब तक मुबशर साहब मैं आपका भाई हूं तो आपको नहीं पकड़ूंगा अगर मैं मुतसिब हूं, या आपका मैं भाई हूं तो आप मुझे नहीं ये नहीं होगा। ये एक तबकाती निज़ाम है, एक तबकाती समाज है। और ये जो हमारी रूलिंग एलीट है, इसके अंदर लड़ाई इसलिए है कि समाज की निचली परत में जब बहुत ज़्यादा बेचैनी फैले तो ऊपर लड़ाई शुरू हो जाती है, और ये ऊपर लड़ाई हो रही है इनकी। मगर इनका एक बात पे इत्तेहाद है। मिसाल के तौर पे आसम साहब के साथ हवाले से जो उन्होंने करारदाद भेजी है, बिल्कुल खुश है मुस्लिम लीग नून वाले। बेशुमार वो बयान देते रहे, अपना चौधरी निसार अली खान साहब बयान दे दें, अभी वो क्या नाम है, वो उनके वजीर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर दे रहे थे, मगर उन्होंने वहीं रुकावट लगा दी कि ओए ए कितने रुपए ने ये जो रेंजर्स हैं ये किस तरफ आ रहे हैं। क्योंकि अगला मुतालबा नेचुरली, अगर ये इसकी फॉल आउट आती है, अगर आसम साहब के ये चीज़ें निकल आती हैं, तो फिर बात तो होगी ना कि पंजाब में करप्शन नहीं है, तुमार है करप्शन का। करप्शन एक वे ऑफ लाइफ बन गया है, इस निज़ाम का बुनियादी हिस्सा है। और मुबशर साहब, या अनफॉर्चुनेटली हम माने या ना माने, जिस वक्त तक ये निज़ाम मौजूद है, इसको आप जिस वक्त तक लपेटते नहीं है, ये सारे जराइम पेशा लोग आप। प्रॉब्लम एक और है, मुझे फैसल साहब से एक सवाल पूछना था। फैसल साहब, बात यह है कि आप हों, हम हों और बड़े लोग हैं, साथी हैं, बड़ी आंखें खोलने की कोशिश की है अवाम की, तो मैं तो अब इस नतीजे पहुँचा हूँ शायद अवाम खुद करप्शन चाहती है। अवाम चाहती है कि उसको मार पड़े और उसके हकूक़ सलब हों, और वो रो रो के गिड़गिड़ा के यानी ये समझती है कि शायद इस तरह उसके गुनाह माफ़ होते हैं। मुझे नहीं पता क्या वजह है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जुल्म के खिलाफ तो खड़ा ही कोई नहीं होना चाहता यहाँ पे। जी शुक्रिया। मैं अब आपकी और काजी साहब की दोनों की बातों को कंपाइल करके आगे की तरफ जाता हूँ। और ये मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं कि जिस दिन भी पाकिस्तान में किसी ने हकीकत में और सही मानों में करप्शन खत्म करने की कोशिश की, ये अवाम या कोई भी ऐसा फर्द उसको जहर दे के खुद मार देगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मुल्क के अंदर सबसे पहले करप्शन खत्म करने से पहले आप इस मुल्क के अवाम और उनके बच्चों से पूछे क्या वो हलाल आमदनी में जीना और रहना पसंद करेंगे, तो आपको जवाब आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मयार जिंदगी इतना बुलंद हो चुका है कि रोजमर्रा की अशिया, जरूरत और अखराजात जो हैं वो हलाल आमदनी में पूरे नहीं हो सकते। और सूरत हाल तो ये है कराची में खासतौर पर मुबशिर भाई कि जिसका 10 मरले का मकान है उसका कम से कम औसत बिजली का बिल जो है वो 30,000 से 35,000 आता है, जो कि उसकी हलाल की आमदनी 20 से 22,000 है, जिसमें दवा दारू ये सब कहाँ से पूरे होंगे। कराची में हाल ही में एक सर्वे सामने आया है, मैं काजी साहब और आप दोनों की खिदमत में गोशगुजार कर दूं कि कराची के अंदर 3 महीने हो गए कराची की मार्केटें जो है वो क्लैप्स कर गई हैं और वो जो खरीदारी की शरह है वो 10% पे आ गई है। उसके सबसे बड़ी वजह जो है रेंजर्स का कराची में किया जाने वाला ऑपरेशन और मुख्तलिफ इदारों में करप्शन की रोकथाम है। जब आप करप्शन की रोकथाम करेंगे तो लोग आईफोन नहीं ले सकते, लोग को वो फिर 3300 और 3400 रुपए के टेलीफोन पे गुजारा करना पड़ेगा। और आजकल तो सूरत हाल ये आपको पता है कि 25,000 और 30,000 से नीचे ड्रेस ही नहीं आता। तो अब इतना मेयार जिंदगी बुलंद हो चुका है कि करप्शन इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी।
और हकीकत एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब एमएनएज एमपीएस सेनेटर, यानी मैं भी सेनेटर था, जब हमें बजट मिला करते थे अपने इलाके में तरक्याती काम कराने के लिए, तो 6 से 7% जो है ऑफिस एक्सपेंस के तौर पे हमें अलाउ था कि हम ठेकेदार से या तो बसें ले लें या परचम ले लें या किसी स्टेज बनवा लें या कोई उससे जो है ऐसी चीज ले लें जो कि पार्टी के कामों में आ सके। तो जिस पार्लियामेंट के अंदर दिए जाने वाले बजट के अंदर 7 से 8% जो है वो हक हो जाए, तो वो तो फिर करप्शन जो है पार्ट ऑफ द बिजनेस हो जाती है। तो बेहतर है कि अगर आप करप्शन को खत्म करना चाहते हैं तो इसका एक रूल है कि आप मेरिट लागू कर दें, 100% मेरिट। जब तक आप मेरिट की तरफ नहीं आएंगे, पढ़े लिखे का बच्चा जो है वो कुछ भी कर ले, या सिंध के अंदर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के अंदर मैं आवाज उठाता रहा कि खुलेआम 9% ग्रेस मार्क्स देके अपने बर्दाश्तियों के बच्चों को ऊपर लाके और पूरे सिंध के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया गया, और आज वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कोई इसका हासिल वसूल नहीं हुआ। अदालतों में ये केस पड़े, कुछ नहीं हुआ। अमीन फहीम साहब की मिसाल आपके सामने, सारी जिंदगी एनआईसीएल के ऊपर अमीन फहीम साहब को लोग गालियां देते रहे, डाकू करते रहे, और आखिर में वो कब्र में चले गए, अपने साथ सारे इल्जाम लेके चले गए। तो जिस मुल्क के अंदर इंसाफ भी नहीं है वहाँ करप्शन भी होगी, अकराबा परवरी भी होगी, वहां पे अनारकी भी होगी, और वहां पे ये फिसाद भी फूटेगा। तो सबसे पहले जिस मुल्क के अंदर इंसाफ की दहलीज को कायम किया जाए, आप भी तो सैकड़ों अदालतों के अंदर घूमते रहते हैं आवाजें हक बुलंद करने में, आपको भी इंसाफ नहीं मिला। जब आप बूढ़े होकर मर जाएंगे तो आपके बच्चे वो इंसाफ भुगत रहे होंगे। तो पाकिस्तान के अंदर आवे का आवा बिगड़ा, इसलिए सबसे बेहतर ये है कि निजाम इंसाफ को सही तौर पर राइज किया जाए पाकिस्तान में। तो अब दूसरी बात यह है कि डॉक्टर आसिम की वजह से मुझे लगता है कि तमाम जमहूरियत का निज़ाम खतरे में पड़ा हुआ है। सेनेटर साहब, इसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि हम सिर्फ देखते ही डॉक्टर आसिम को, हमने डॉक्टर आसिम को एग्जाम्पल बना लिया। खुदा न करे मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं इसको कोई तनकीद करूं, लेकिन कुछ टेलीविजन के अंदर कुछ एंकर ने पर्सनली तौर पर सिर्फ डॉक्टर आसिम को डिस्कस करना शुरू हो गया। मुबशिर भाई, मैं कराची में रहता हूँ, यहाँ पे दर्जनों सैकड़ों दहशतगर्दों को इनकाउंटर किया है रेंजर्स ने, और सैकड़ों लोगों को जो गैंगवार थे उनको गिरफ्तार करके और 11,000 के करीब दहशतगर्दों को पकड़ के अदालतों में भेजा, लेकिन हम उसको डिस्कस करने के लायक ही नहीं समझते। इत्तेफाक की बात यह है कि आज उज़ैर बलोच के किले पाने की नवीद वो सुना रहे हैं जो 2012 में जब मैंने इस लियारी गैंगवार का ऑपरेशन शुरू करवाया था, उस वक्त मैं कराची का सदर था, तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट वही लोग उज़ैर बलोच को किया करते थे और उसके गैंग को किया करते थे। तो हमारे साथ सूरत हाल ये कि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी इन्वेस्टिगेशन दोपहर 2 बजे तक कर रही होती है, रात को 8 बजे कुछ तोते जो हैं वो उस इन्वेस्टिगेशन को जो है वो फॉलो दे रहे होते हैं और आवाम के अंदर पेश कर रहे होते हैं, जिससे एजेंसियों का वकार भी खराब होता है और इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो नॉन वैल्यूएबल हो जाती है। होना तो ये चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन जब 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाए तो एक फाइनल रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट वैल्यूएबल होगी, बजाय इसके कि हम रोजाना बैठ के रोजमर्रा की कार्रवाइयों को डिस्कस करेंगे। तो एजेंसियों को भी चाहिए कि वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसको पर्दे में रखें और अपने अंदर वो नासूर तलाश करें जो रात को बैठ के या शाम में बाहर जाके सारी इत्तलात दे रहे होते हैं और कुछ लोग बैठ के एजेंसी के पप्पू बन के पूरी एजेंसियों को डिक्लाइन कर रहे होते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर तो ना कोई इन्वेस्टिगेशन पे यकीन करेगा, ना ही किसी को एजेंसियों पे यकीन आएगा। डॉक्टर आसिम हीरो बन जाएगा। ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान की ताकत है सिर्फ डॉक्टर आसिम के पीछे, और ये हकीकत है कि जो कुछ भी डॉक्टर आसिम के साथ इंसाफ होना है वो होना मिलिट्री कोर्ट से आप किसी भी कोर्ट में ले जाएं, 3 महीने बाद फिर हम यही गुफ्तगू कर रहे होंगे। ये इतनी सी गुफ्तगू है बस। क्या डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा जो सिंध के अंदर नया इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं उससे पीपल्स पार्टी को खतरात लाहक हो गए? नहीं, पीपल्स पार्टी को तो खतरात अगर कभी लाक हुए तो वो पीपल्स पार्टी से ही होंगे। एक पीपल्स पार्टी और भी मौजूद है जो मुर्तजा भुट्टो की है। जिस दिन वो उठेगी उस दिन ये सोचा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी को कोई लाक खतरात हो सकते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये जो सूरत हाल अब सामने आ रही है, पीपल्स पार्टी तो खुद चाह रही है। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी तो सजदे में गिर के सुबह शाम दुआ ये कर रही है कि अल्लाह करे किसी तरह यहाँ पे गवर्नर राज लग जाए, और जिस दिन ये लगेगा एमकेएम की तरह पीपल्स पार्टी भी खड़ी जाएगी। देखिए मुबशिर भाई, आप और मैं खास तौर पे आपका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आपने हर जगह इस चीज की तारीफ भी की और इस पे आवाज भी उठाई कि पिक एंड चूज जस्टिस नहीं हुआ करता। जस्टिस कभी भी सेलेक्टिव नहीं हुआ करता। जस्टिस होता है तो एक नजर से होता है और पूरे पाकिस्तान के माशरे में होता है। तो जब एमकेएम के ऊपर सेलेक्टिव जस्टिस मीडिया के अंदर कुछ लोगों ने दिखाना शुरू किया, एमकेएम खड़ी हो गई। जब आप सेलेक्टिव जस्टिस पीपल्स पार्टी पे दिखाने की कोशिश करेंगे तो पीपल्स पार्टी भी खड़ी हो जाएगी। मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी का ये दिली ख्वाहिश है कि किसी तरह सिंध के अंदर गवर्नर राज लग जाए और वो मजलूमियत का सहारा लेके जब ज्वाइंट सेशन के अंदर आएगा 2 महीने बाद
गवर्नर आज तो वहां से डिक्लाइन करके और ये हीरो बन के सामने निकलेंगे। तो इसमें सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि पूरे मुल्क में एक निफाज किया जाए, एक इमरजेंसी का, जिसको आर्टिकल 245 कहते हैं, जिसका निफाज ऑलरेडी इस्लामाबाद में हो चुका है, जिसका निफाज इलेक्शन के दौरान कराची में हो चुका है। जो लोग कहते हैं आर्टिकल 245 के नीचे नहीं चलना चाहिए, तो उन जाहिलों से ये पूछना चाहिए कि इसी आर्टिकल 245 के नीचे अभी तुम बल्दियात लड़के गए हो, वहां तुम्हारी खैरतें कहां पे थी? तो ये पूरी फौज को डिक्लाइन किया जा रहा है। निशाना तमाम सियासी जमातों का पाक फौज है, पाक फौज का सिपह सालार है। मेरे साथ यहाँ पर अभी कोयटा के हमायदीन बैठे हुए हैं। मैं आपको ये हकीकत बताऊं कि एक पाक फौज के जनरल ने, जिसका नाम जनरल जंजुआ था, ऐसी खिदमत अंजाम दी कि जब वो रिटायर होकर जा रहा था तो धाड़े मार के कोयटा की आवाम रोई है। और खास तौर पे आज जो आवाम जो परेशान है वो सीएम मालिक साहब के जाने की वजह से। तो तारीख के अंदर किरदार याद रखे जाते हैं। तारीख के किरदारों का फैसला आप और मैं नहीं कर सकते, ये चंद सालों बाद खुद तारीख कर रही होती है। तो देखना पड़ेगा कि इंसाफ की नौयत क्या है। अगर मिलिट्री कोर्ट की तरफ आप आते हैं तो आप यकीन करें कि एपीएस के साने के अंदर बच्चों को इंसाफ मिला तो इंशाल्लाह पाकिस्तानियों को भी मिलेगा। अब हमारे पास 1 साल बचा है मिलिट्री कोर्ट का, तो क्यों ना हम उसको ट्राई कर लें। अगर वो गलत निकलेगी तो हम 1 साल बाद रिन्यू नहीं करेंगे। वैसे भी पाकिस्तान में कौन सा दूध और लच्छे के यहाँ पे नहरें बह रही हैं जो हम इन इंसाफ की अदालतों में खड़े रहे, बजाय हम अपनी मिलिट्री कोर्ट को यहाँ लागू करने के, उससे फायदा लेने के, उससे मुस्तफीद होने के। हमारा सुबह शाम काम ये है कि हम फौज को और मिलिट्री कोर्ट को लानत मुलानमत करवा रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के। ये पाकिस्तानियों का हाल है। जो अपनी फौज के साथ भी खड़े हो सके वो क्या जंग लड़ेंगे और कौन सी कौम बनेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई फायदा हो सकेगा। क्यों जी? सही कह रहे हैं आप, और ये बाय एंड लार्ज बात ठीक है, मगर बात जो मैंने शुरू और आगाज़ में की थी, अभी आपने कहा ना पीपल्स पार्टी, तो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। एक दफ़ा पीटीवी पे न्यूज़ कास्टर नहीं आया जब लाइव हुआ करता था, तो अदाकार नन्ना से कहा कि ज़रा खबरें पढ़ दें। उन्होंने कहा जी खबरें तो पढ़ देंगे, मनेगा कोई नहीं। तो अब पीपल्स पार्टी मजलूम बनने के वाक़यात से आगे चली गई है। असल इस मुल्क का इशू ये है कि इस वक्त इस मुल्क की वर्किंग क्लास और 80% लोग जो हैं ना, कोई उन्हें पार्टी जो है एड्रेस कर रही है और वो इस वक्त खामोशी से देख रहे हैं, और ना ही मनसा शऊर पे कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा लीडर मौजूद है जिसकी तरफ वो देख के, इमरान खान था उसके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। इमरान खान अब आपके ख्याल में खत्म हो गया? देखिए जी, इमरान खान की तरफ इस मुल्क की जो असल आबादी होती है ना, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीछे आई थी, किसी गलत ख्वाब की वजह से आई थी, किसी गलत फहमी की वजह से आई थी, मगर आई थी। ये आपसे मेरी पहले भी बात हुई। मगर वो लोग दुज़दीदा निगाहों से इन्होंने देखा और इन्होंने इनको राइट ऑफ कर दिया, क्योंकि ये अभी डब्बे गिन लो, करप्शन। इनको पहली बात तो ये, इनको क्लैरिटी, अभी मैं 2 मिनट पहले बात कर चुका हूँ, इस पर प्रोग्राम रख लें कि वो क्या, आपको करप्शन के बारे में आपको क्या पता है? करप्शन के बगैर आप करप्शन खत्म हो जाए। अब मैं आपको एक बात, और आज मैं आपको एक साइंटिफिक बात बताता हूँ। पाकिस्तान की 150% मैशत जो है वो काली है। अगर आज इस निज़ाम में रहते हुए आप करप्शन खत्म करें, 150% आपकी मैशत लिक्विडेट हो जाएगी। 1929 और 30 में अमेरिका की 30% मैशत लिक्विडेट हुई थी, जंगें लग गई थी यहाँ पे। तो ये है कि ये इस निज़ाम के अंदर मौजूद है। ये करप्शन का शोर भी मचाते रहेंगे और ये करप्शन करते भी रहेंगे। इनके नज़दीक जो इनका फ़लसफ़ा सियासत है वो ये है कि सियासत एक बिज़नेस प्रपोजिशन है। इसमें ये आते हैं बाकायदा एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर, और इन्वेस्टमेंट के इसके बाद ये पैसे निकालते हैं, और ये एक सिलसिला जारी है। और इसमें मैं लंबा नहीं जाता, मगर मुख्तसरन बता दूं कि एक इंटरनेशनल भी सिस्टम में तकरीबन $33 ट्रिलियन पड़े हुए हैं, सेफ हेवन्स बनाए हुए हैं। ये जो वारदाती है, चिट्टे गोरे सेठ आते हैं, इन्होंने भी वारदात की हुई है वहाँ पे। मैं एक आपको इकोनॉमिस्ट का सर्वे बता रहा हूँ, उसमें लिखा है कि बेनामी अकाउंट खुलवाने के लिए जितने डॉक्यूमेंट चाहिए, इतने डॉक्यूमेंट तो अमेरिका में ज़्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए किसी लाइब्रेरी का कार्ड खुलवाने के लिए। मैं इकोनॉमिस्ट का सर्वे आपको बता रहा हूँ। तो ये एक पूरी वारदात है। ये 20, 25, 30 साल से एक दौर आया जिसमें नज़रियात पीछे गए और वारदाती और चोर चकार जो हैं। इस काजी साहब हमारे साथ ही हैं, सेनेटर फैसल रज़ा अब्दी भी हमारे साथ हैं। वी कम बैक टू द ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। सईद काजी साहब, मौजूदा हुकूमत कब तक निजकारी करती रहेगी हर मुनाफा बख्श या हर कारआमद चीज़ की कम अज़ कम? देखिए ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मफरूज़ा था, तेरा लोगों की गलतफहमी भी मैं दूर कर दूँ। 2 स्टेज थ्योरी वाले स्टालिनिस्ट जो आजकल नवाज शरीफ साहब के साथ भी हैं और कैबिनेट में भी हैं, ये कहा करते थे कि ये प्रोग्रेसिव सरमायादार हैं, यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे। तो इसलिए जो आप हो ना, लेफ्ट के लोग हो, सोशलिस्ट अपने आप को कहते हो, तुम्हारा तारीख में बड़े बाद में टाइम आएगा, पहले ये इंडस्ट्री लगा लें। इंडस्ट्री लगाने का मामला ये है कि मेन इंडस्ट्री इन्होंने मल्टीनेशनल को दे दी, इनकी औकात ही नहीं लगाने की, एक बात। दूसरी बात ये कि अब बजाय ये इंडस्ट्री लगाने के, जो रियासत की इंडस्ट्री थी उस पर उसको नोच और खसोट रहे हैं, उसको वो माल तोड़ रहे हैं।
क्योंकि अब ये प्रोग्रेसिव तबका नहीं है, ये डेवलपमेंट मजीद नहीं कर सकता। तारीख में इसकी जो एक फरसूदगी है वो खुल के सामने आ गई है। मैं तारीखी तौर पर इनको इंडाइट कर रहा हूँ। अब चूंकि ये और कुछ कर नहीं सकते, अपने मुनाफों को और तबकाती वजूद को सस्टेन करने के लिए सिवाय बदनवानी के इनके पास कोई तरीका नहीं है। बदनवानी का हालिया तारीख में पिछले 20-30, मैं आपको एक स्टडी देता हूँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, एक स्टडी आई है, ये कहते हैं ना प्राइवेटाइजेशन, प्री प्राइवेटाइजेशन ग्रोथ रेट जहां से ये शुरू हुई, जहां पे रेगन ने और थेचर ने शुरू की थी, वो अच्छे थे, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर थे। और प्राइवेटाइजेशन के बाद यूके में जो अगला उन्होंने 30 साल का सर्वे किया, उसमें ना सिर्फ ये कि लिविंग स्टैंडर्ड गिरे, आपका ग्रोथ भी गिर गया। लिहाजा ये एक 2 नंबर की बात थी और हर जगह पे ये चैलेंज हुई है। और आज इंटरनेशनली एकेडमिक सर्कल्स में इवन जो राइट विंग एलीट इकोनॉमिस्ट हैं वो इसको शक शुबे से देख रहे हैं, जबकि हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वापस कमिंग बैक, बिकॉज ये प्रोग्रेसिव तबका नहीं था, ये तारीख को और समाज को 1 इंच आगे नहीं ले जा सकता। इनके पास सिर्फ एक तरीका बचा है कि ये जो इंडस्ट्री मैंने आपने मेरे पैसों से रूस ने लगा के दी हमें ये स्टील मिल, पहले इसमें इतनी करप्शन करो, इसमें 2 नंबर बंदे बाड़ो, इसकी कैपेसिटी अगर 100% है तो उसको 6% पे चलाओ और फिर कहो हो ये तो चल ही नहीं सकती भाई, और उसके साथ जमीन खा जाओ। इसी तरीके से ये आपका टेस्ला का जो इलेक्ट्रिकल था वो तो खैर आपको पता है 2 नंबर सारा वापस आ गया। इसी तरह आपका एमसीबी है, इसी तरह आपका डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री है, ये आपके घर के बर्तन है। अब होता क्या है, आप रियासत हुकूमत कैसे करती है? अगर रियासत के पास इदारे ना हो तो चपड़ासी की नौकरी नहीं दे सकती। आप अपने घर के सारे बर्तन बेच देंगे सेंसलेसली, और पहले आप करप्ट लोगों को पहले मुसल्लत करें। पीछे आप खुद ही खरीद रहे हैं ना, ये भी तो समझे ना। ये तो एक यानी एक और इसका पहलू आ गया, मगर मैं तारीखी तौर पे कह रहा हूं कि जब इस तरह के माजी के मज़ार आप पे मुसल्लत होंगे तो फिर पता क्या होगा। जिस तरह कल आपके 12-14 बच्चे मरे हैं वेंटिलेटर ना होने की वजह से, जिस तरह आप 32 बच्चे खुनाक से भाई वो उनको नहीं फर्क पड़ता, कहते हैं ऑरेंज ट्रेन चलनी चाहिए। ऑरेंज ट्रेन तो फिर अगर आपने आवाम के ऊपर से चलानी है तो फिर आपकी मर्जी। फैसल रज़ावी साहब, क्या ये ऑरेंज ट्रेन और ये मेट्रो वगैरह आवाम के ऊपर से चल रही हैं? बिल्कुल, ये तो सिर्फ सरिया बेचने के लिए बनाया जा रहा है। ये जितना भी स्टील है, इत्तेफाक स्टील का, ये लगा के धड़ाधड़ वहाँ पे सरिया लगा रहे हैं। 46 अरब डॉलर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है पूरी दुनिया में। मुबशिर भाई, पाकिस्तान की तरक्की का आलम यह है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें 46 अरब डॉलर की सिर्फ सड़कें बननी है आने वाले दिनों में। उसके अंदर 12 अरब डॉलर का स्टील और ये लोहा लगना है, जिसको ये पूरा नहीं कर सकते, इसलिए स्टील मिल खरीदने के लिए मरे जा रहे हैं ताकि अपना ही लोहा लगाए। वो ना हो तो फिर मित्तल ग्रुप के पास इंडिया चले जाए, उसके साथ मिलकर लगा लें, पूरे इंडियंस को यहाँ दावत करें। इसको भी छोड़े। 3G 4G हुआ था पाकिस्तान में, हम सारी जिंदगी लड़ते रहे, लोग पाकिस्तानी हमें गालियां देते रहे कि टेक्नोलॉजी आ रही है और तुम रोक के बैठे हो। 1.1 बिलियन डॉलर के अंदर बेचा जाने वाला 3G 4G में अलावा जोन के आज तक किसी कंपनी ने 1 रुपया नहीं दिया और उसका 10 गुना ज्यादा कमा लिया, फ्री में ही दे दिया उनको। दूसरा PTCL पे $800 मिलियन आज तक आपको नहीं मिले। अच्छा, बड़ा एक आपने प्रोग्राम किया था, शायद आपको याद होगा, कि टर्किश कंपनी से निजी एयरलाइन शाहीन और वो दूसरे तैयारे लेके आए $1700 गालिबन दिल्ली पे, और ये लेके आए उसको 3000 या $2700 के ऊपर। तो इतना वाज़ेह फर्क एक ही कंपनी से। एयर ब्लू लेके आई थी अपना फैसल भाई, एयर ब्लू, बिल्कुल एयर ब्लू लेके आई थी। और आप वो आपका प्रोग्राम जो है वो यकीन करें कि हमें खुद पहली बार पता चला कि वाकई यार ये डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को मेरे जब पाकिस्तानी नोट कर रहा है तो क्या मैं मुबशिर लुकमान को मैंने रेडियो पाकिस्तान समझा हुआ है कि मैं उसके कहे के ऊपर या उसकी बात के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करूं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की तो सूरत हाल तो यही निकली, और कल को पाकिस्तान का सबसे बड़ा लैंड ग्रेबर और सबसे बड़ा जो है वो गैर कानूनी मनी ट्रांजैक्शन करने वाला इसहाक डार कह रहा था कि हम 17 तैयारों से बढ़ा के हमने 30 तैयारे कर दिए। तो पाकिस्तानियों को यही नहीं पता कि वो तमाम ड्राई लीज और वेट लीज पे लिए हैं, जो कि असल करप्शन ही लीज के ऊपर होती है। 17 तैयारे, इससे पहले एजाज हारून था, वो पूरा हज ऑपरेशन इन्हीं तैयारों से पूरा कर गया था। ये 17 तैयारे ला के इन्होंने हज ऑपरेशन करके आज पाकिस्तान में ये बता रहे कि हमने PIA को इतना मजबूत कर दिया। PIA को इन्होंने टकों में भेज दिया। मुबशिर भाई, ये ऑर्डिनेंस तो सब ड्रामा है। असल ड्रामा तो ये है कि इत्तेहाद एयरलाइन को पूरे राइट्स भेज दिए, टीके पे शोर करने वाले और PIA को माँ का इदारा बताने वाले वो तमाम जमीर फरोश लोग आज 1 by 1 अलावा पक्का एक एसोसिएशन के तमाम लोग बिके पड़े, और वहां पे उनको खास तौर पे बता दिया है कि नवाज शरीफ के खिलाफ बात नहीं करना, इसहाक डार को गालियां दो और ये प्राइवेटाइजेशन तो हो गई। तो पाकिस्तान में इन खुली बदमाशियों पे जब मजदूर ही नहीं खड़े होंगे, जब पाकिस्तानी नहीं खड़े होंगे, तो मैं और आप बोल बोल के हम भी कब्रों में चले जाएंगे। मुझे तो यहाँ तक पता चला है कि एयर लीग जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके कई मेंबर्स को प्लॉट्स दे दिए गए हैं और कुछ को वादा कर दिया गया है कि तुमने प्राइवेटाइज करा के छोड़ना है, तुम्हें जाती तौर पे ये मिल रहा है। आज से 3 दिन पहले ये तमाम लोग इस्लामाबाद में मौजूद थे, और मैं आपको बताऊं किसी कोई मांग रहा है जर्मनी का स्टेशन, कोई मांग रहा है लंदन का स्टेशन, ये तो बंदर बात कर रहे हैं। ये उस वक्त PIA में पीके पे 5 दिन उन्होंने पूरे एयरपोर्ट बंद कर दिए थे, जो पाकिस्तान का सबसे मुफीद मुआहिदा था
जिसकी वजह से हमें इस्तीफा देना पड़ा था। अब हम इनसे पूछते हैं, 20 दिन हो गए नवाज शरीफ के खिलाफ नारा भी नहीं मारे, तो बिक चुके। मजदूरों को खुद उठना पड़ेगा और आप जैसों को और मुझ जैसों को उनके लिए निकलना पड़ेगा, जो कि खुली करप्शन के ऊपर खड़े हुए हैं। असल प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस थोड़ी है। असल प्राइवेटाइजेशन तो ये है कि आपने इतिहाद को पूरे रूट बेच दिए, इतिहाद को 3% के ऊपर आपने पूरा इख्तियार दे दिया, यहां तक कि डोमेस्टिक ट्रैफिक भी उठा रही है। तो अगर जिस दिन ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी को बोलो तुम सिर्फ ये मुतालबा करो कि ये इतिहाद से किया जाने वाला मुआहिदा मंसूख करो, मुझ समेत पूरा पाकिस्तान पीआईए के मजदूरों के साथ खड़ा होगा। लेकिन मुबश्शिर लुकमान अगर ये बता रहे हैं कि $1700 में उसी एयरलाइन से, उसी प्राइवेट कंपनी से तैयारा जो एयर ब्लू लेके आई है, जिसको 3000 के अंदर पीआईए की इंतजामिया लेके आई है, तो अगर इस डकैती के ऊपर भी पाकिस्तान की अवाम ने और कौम ने और इदारों ने खामोश रहना है, तो मुबश्शिर भाई फिर मैं और आप तो सिर्फ यहाँ पर वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये सोई हुई कौम है, ये अल्लाह का अजाब है। हम जितना भी उठा लें ये नहीं उठेंगे। उसकी वजह ये है कि इनके यहाँ एक ये चीज कही जाती है, जनाब हमारे यहाँ थोड़ी है, जो हो रहा है होने दो, हमने तो टिकट लेना बेचना है। हालांकि कौमी इदारे की इस तरह तजलील, स्टील मिल की इस तरह तजलील, 3G 4G की इस तरह तजलील, KSB बैंक को इन्होंने सिर्फ 1000 रुपए में खरीद लिया। 27 अरब रुपए मालियत का वो बैंक 1000 रुपए में खरीद लिया। बैंक इस्लामी को 20 अरब रुपए लोन दिया जाता है 0.01% पे, जिसका सब अंदाजा जो है ये इसहाक डार है। इसहाक डार खुद कहता है मैंने अपने बच्चों को 45 करोड़ रुपए मैंने उधार लिए उनसे, और फिर उन्होंने कमा के मुझे वापस किए दुबई से। तो अगर कोई इससे ये पूछ ले कि तुम वे ऑफ ट्रांजेक्शन बता दो, तो सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर तो ये है, जिसका ऑफिशियल सबूत भी मौजूद है, लेकिन कोई सजा नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई जजा नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस की है, और इसमें आना पड़ेगा। वाजिब पाकिस्तान को जागना पड़ेगा। हमारी उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं पाकिस्तानियों की, और जो चैमो गोइयां हो रही है उससे इदारे का वकार जो है वो प्रॉब्लम ये है कि जब आप और हम ऐसी बातें करते हैं तो ये काजी साहब जैसे दोस्तों को ना जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। क्यों काजी साहब? देखिए जी, जब जमहूर खतरे में हो तो जमहूरियत जहाँ मर्जी रहे, जमहूर तो आपकी खतरे में है। कैसे जमहूर खतरे में? अभी मैंने आपको 2 बातें तो कल की बताई कि जनाब कल वेंटिलेटर नहीं था तो मैं टिकर देख रहा था, 14 बच्चे मर गए। अभी खुनाक से बच्चे मर रहे हैं। तो बेसिकली तो ये जो है बेसिकली निज़ाम इस तरह है कि काली देवी है जो रोज़ हमारे बच्चों का खून मांगती है। और आप अगर ये देखें कि 1132 बच्चे रोज़ाना मारे जाते हैं। मैंने एक और फिगर मैं आपके साथ शेयर करूं, ये जो 2 नंबर आप पुल और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, पाकिस्तान में पिछले 10 साल में इन 2 नंबर सड़कों की वजह से जितनी अमवात हुई हैं उनकी तादाद कई गुना ज़्यादा है उन अमवात से जो टेररिज्म में पिछले 10-15 साल में हुई हैं, जिसमें $100 अरब का आपने नुकसान भी करवा लिया। तो बेसिकली ये इन तमाम बातों को पीछे रखने के लिए, छुपाने के लिए ऐसे इशूज़ आगे लाए जाते हैं। अब आसम साहब चल रहे हैं, चलाई जा रहे हैं आसम साहब। भाई कोई करप्शन की होगी, उन्हें ले के सामने आ जाएँ, कर भी लेते हैं, लेकिन उनकी अपनी गवर्नमेंट है, उन्होंने बड़े अच्छे पत्ते खेले हैं आपके साथ। मगर मामला ये है कि ये वही करप्शन है। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट मौजूद है पिछले जो थे कि $25 मिलियन डेली पाकिस्तान के एयरपोर्टों से चोरी होके जाते हैं। कोई किसी ने इस पे बात की, किसी ने रुकावट की बात की। अभी अयान अली का एक केस है, उसको छोड़ दें, वो कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो ये जो सारा खेल है, हम करप्शन जिस अयान अली की करप्शन में नहीं, अयान अली के अंदर दिलचस्पी रखते हैं। आपको अभी तक यही नहीं पता चला? आप मासूम आदमी नहीं, मैं मासूम इस हवाले से मैं थोड़ा मासूम। फैसल रज़ावी साहब, कमिंग बैक टू अनदर टॉपिक, बात यह है कि सऊदी अरेबिया के अंदर फौजी इत्तेहाद हो रहा है और पाकिस्तान जो है उस इत्तेहाद का हिस्सा बन गया है, जिसमें ईरान नहीं है, सीरिया नहीं है, यमन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना अहम इशू, सही या गलत में मैं नहीं जा रहा, वो तो बात की बात है, ये क्यों पार्लियामेंट में और सेनेट में डिबेट नहीं हुआ और वैसे ही फैसला हो गया? उसकी वजह है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है सिर्फ पकौड़े खाओ और समोसे खाओ और आपस के किस्से और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से किस्से सुनो और खामोशी से निकल के आ जाओ। ये है पाकिस्तान में पार्लियामेंट का काम। पार्लियामेंट में वाकई ये चीज डिबेट में आनी चाहिए थी, और पार्लियामेंट बना ही इदारा इसलिए, और तमाम सियासी रहनुमा अक्सर औकात ये कहते हैं कि जमहूरियत की जो जड़ है वो पार्लियामेंट है और हर मसले का हल पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए। अच्छा, इनसे पूछा जाए भी एहतियात क्यों बन रहा है, तो कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ है। मुबश्शिर भाई, सऊदी अरब में और कतर में, मस्कत में, ओमान में, UAE में कौन सी दहशतगर्दी है? उर्दू में कौन सी दहशतगर्दी है? मिस्र में कौन सी दहशतगर्दी है? इन इलाकों में तो दहशतगर्दी नहीं है। दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में। अगर ये 34 रुकनी इत्तेहाद आए, सबसे पहले तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से शुमाली वजीरिस्तान में लड़े ना। अगर इसको लड़ना है तो कश्मीर के लिए लड़े ना। आप पाकिस्तानी अगर इनकी नीयत जानना चाहते हैं तो इस 34 रुकनी इत्तेहाद से सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास करवा लें कि कश्मीर के अंदर हक खुद इरादियत दिया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत वहां पर जो है इलेक्शन मुनक्किद कराया जाए। नहीं तो इस इत्तेहाद को आना चाहिए और कश्मीरियों की सबसे पहले मदद करनी चाहिए। यह जाना चाहिए फलस्तीन पे मदद करने के लिए। बेसिकली ये इत्तेहाद तश्कील दिया इसलिए जा रहा है
कि एक ऐसी ऐसी दुनिया के अंदर दो कैटेगरीज बन रही हैं। देख रहे जी, लेकिन मुझे एक मिनट फैसल भाई एक मिनट, मुझे आप एक बात बताएं कि अगर तमाम उम्मत मुस्लिमा की अफवाज के बन रहा है और वो इजराइल के खिलाफ एक जुमला नहीं बोल सक रहा और वो ये वादा नहीं कर रहे अपनी अवाम से या उम्मत मुस्लिमा से कि हम इजराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे, तो मैं यही समझूंगा ना कि वो इत्तेहाद सिर्फ बादशाहते बचाने के लिए है, मुसलमानों को बचाने के लिए नहीं है। बिल्कुल, ये बादशाहों के महलों के तहफ्फुज़ के लिए फौज ले जाई जा रही है। अपने जो हरम 7,000 शहजादों के 7,000 हरम है सऊदी अरब में, जो अहले हरम उनके वहां रहते हैं, उस हरम की हिफाजत के लिए ले जाई जा रही है। हकीकत तो ये होनी चाहिए कि इसको अगर वाकई उम्मत मुस्लिमा की तरफ जाना था तो आपके सामने जो आपने फलस्तीन का जिक्र किया या मैंने कश्मीर का जिक्र किया, बर्मा में होने वाले कत्लेआम का जिक्र किया, अभी नाइजीरिया के अंदर 6,000 मुसलमानों को एक ही रात में मार दिया गया और पूरे आलम इस्लाम खामोश तमाशाई बना रहा, इसलिए कि वो फ्रेंच नहीं थे। 130 फ्रेंच होते तो पूरे पाकिस्तान में भी मीडिया को आग लगी हुई होती और आलम इस्लाम सबसे ज्यादा फ्रेंच से जो है वो इज़हार यकजहती कर रहा होता, क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल का हुक्म तो भूल गए कि काले को गोरे पे और गोरे को काले पे, अजमी को अरबी पे और अरबी को अजमी पे कोई फजीलत नहीं है। उसके बावजूद हम आज भी कैलिफोर्निया में होने वाले हादसे पे दारो कतार रोना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कश्मीर में होने वाली अमवात पे हम खामोश रहते हैं। तो मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूं और आने वाले दिनों में मुबशिर भाई किसी दिन लाहौर आकर मैं आपके सामने एक तारीखी रिसर्च रखूंगा कि असल ये मुआजरा क्या है। आपको जान के ये बड़ी हैरत होगी कि इराक के अंदर तुर्की की फौज उतरी और मूसिल के अंदर ऑयल रिफाइनरी पर दाज से कब्जा कराया और तुर्की जो है पूरे यूरोप को बशमुल फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया को वो चोरी किया हुआ पेट्रोल आधी कीमत में बेच रहा है, जिससे तुर्की की मैशियत चल रही है। तो अगर इस्लामी मुल्कों का ये किरदार है कि उर्दून के अंदर सबसे ज्यादा दाश के कैंप मौजूद है जहां पे दाश को ट्रेनिंग दी जा रही है और सऊदी अरब ये कहे कि हम दाश के खिलाफ ये किरदार अदा कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले तो इस्लामाबाद आके मौलवी अजीज को गिरफ्तार करना चाहिए जो पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में या सिंध असेंबली के अंदर हिम्मत जो सुबह शाम रेंजर्स के कमर के ऊपर जो है वो छुरे मार रहे हैं कि वो मौलवी अजीज की गिरफ्तारी का तकाजा करे, यहाँ से दाश के खिलाफ ऑपरेशन का तकाजा करे। जब पाकिस्तान में कराची में यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर और चांसलर दाश के लिए काम कर रहे हैं और खुलेआम काम हो रहा है और यहाँ पर जिस तरह बसों के अंदर इस्माइली बिरादरी को मार के दाश ने कबूल किया। आज आपको मैं एक बात बताऊं, आपने बहुत सारी प्राइवेटाइजेशन की बात की, आज एक प्राइवेटाइजेशन मैं आपको हदिया करके जा रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट भी प्राइवेटाइज हो चुकी है और ये राइट तमाम जो है यूएई को दे दिए गए। आप इंडिया से जितना भी लड़ लेंगे हमसे क्रिकेट खेलो, इंडिया तो आपसे क्रिकेट खेल रहा है। मसला ये है कि मैदान लाहौर और कराची नहीं है, सिर्फ दुबई है। तो आपकी सारी क्रिकेट भी प्राइवेटाइज होकर दुबई चली गई। तो जिस पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल आ जाए प्राइवेटाइजेशन की, तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा खुदा का वास्ता इस नवाज शरीफ को प्राइवेटाइज कर दें, इसको किसी भी कीमत में भेज दें और इस मुल्क से कायम अली शाह को और नवाज शरीफ को प्राइवेटाइज करके किसी बाहर मुल्क के हवाले कर दें अगर पाकिस्तान बचाना चाहते हैं आप तो। फैसल रज़ा जी और काजी सईद हमारे साथ आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। इसराइल के खिलाफ ये तमाम मुस्लिम ममालिक बात करते हुए क्यों डरते हैं? पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एक मुआहदा हो रहा है उर्दवान का, तुर्की का और इसराइल का, जिसमें ये गैस पाइपलाइन का मुआहदा है। और क्योंकि उन्होंने थ्रेटन किया है, रूस के साथ उन्होंने पंगा किया, उनका जहाज़ गिरा दिया, तो वो गैस अब उनको ना थोड़ा रोक के लोड शेडिंग करके दे रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इस्लाम के खुलफा है ना, ये इसराइल की तरफ, इससे पहले सऊदी अरब के एक हाई ऑफिशियल का बयान आया था, उनके बिरादराना जो तल्लुकात हैं इनसाइड वो चलते रहे, बिहाइंड द डोर चल नहीं, वो बात सामने भी आ गई थी, लेकिन उसको कभी मीडिया ने ना, जब मैंने उसके ऊपर किया था तो मुझे नोटिस आ गया था पैमरा का। आपको नोटिस आ गया था, मैं साहिब फराज था, मैं प्रोग्राम ना कर सका, वरना मुझे भी आ जाता। लेकिन बहरहाल ये तो मैं आपको बता दूं, पहली बात यह है कि आप एक बात बड़ी आसानी के लिए हमें समझ लेनी चाहिए और किसी गलतफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। हुक्मरान तबका चाहे उसका मजहब कोई भी हो, उसके मफादात एक होते हैं। एक बात कार्ल मार्क्स ने कही थी, मैं यहाँ कोट कर दूं, उसने कहा कि गरीब आदमी को, बड़ी खूबसूरत बात की आपने, दोबारा आराम से जरा बताएं नाजरीन के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हुक्मरान का मजहब जो मर्जी हो, वो उसके मफादात एक होते हैं। और इसी तरह जो मेहनत कश होता है उसका कोई वतन नहीं होता, और जो चीज़ उसके पास होती नहीं वो कोई उससे छीन नहीं सकता।
तो बात यह है कि हमें ये इस तकसीम को गायब करने के लिए कभी हम शिया सुन्नी डालते हैं, कभी ज़बान डालते हैं, कभी उर्दू डालते हैं, कभी माजर डालते हैं, कभी पंजाबी डालते हैं। तो बुनियादी तौर पर जब आप हुक्मरान तबके का हिस्सा बन जाते हैं तो आप जितने भी आपके कैपिटल और दारुल खिलाफे हैं उनमें रहने वाले लोगों के साथ आपका एक भाईचारा है, उनके साथ आपकी दोस्ती है। कहीं आप खुल के बात कर सकते हैं, कहीं आप खुल के बात नहीं कर सकते, उनके एक मफाद हैं। और आज के प्रॉब्लम क्या है, आज रियासत का और जो सबसे बड़ा क्राइसिस, जब डेमोक्रेसी की आपने जमहूरियत की बात की, ये जमहूरियत फ्रॉड बना दिया हमने, कोई जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत इन इट सेल्फ बड़ा को अच्छा ख्याल होगा, अभी इंप्लीमेंट होगा तो मैं देखूंगा। अभी अमेरिका की जमहूरियत पे 2 मिनट में बात कर लेते हैं, जहाँ पर अमेरिका के अवाम तो सदर मुंतखब ही नहीं करते, इलेक्टोरल कॉलेज करता है। क्या 2 नंबर लगाई हुई है। मैंने CNN पे ये टिकर चलते हुए देखा जिस दिन अल गोर ने शिकस्त कैसे तस्लीम की थी। उसने कहा सिंस इट इज़ नॉट द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हु इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट, इट इज़ द इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज नॉन इलेक्टेड है। तो कहता है दो आई सिक्योर्ड मोर वोट्स बट आई लास्ट इन द इलेक्टोरल कॉलेज, क्योंकि जैब बुश फ्लोरिडा जो बाई लग गया सी बुश का, तो वो बाहर फ्लोरिडा इतने ब्रूस ली ने भी वोट पाता सी हक के अपना। अच्छा, अब ये सारा फ्रॉड है, कोई जमहूरियत शमूरियत नहीं होती। ये कभी पता क्या करते हैं, वर्दी वाला आता है उसके पीछे खड़े हो जाते हैं हाथ बांध के, शेरवानी वाला आता है उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। अभी चंद दिन पहले एक इसहाक डार साहब ने बयान दिया, उनसे असम्बली में एक सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा जी 5 कार्टल्स हैं जो इस वक्त असम्बली में हैं जो अपने मफादात के लिए, भी बात की ना आबदी साहब ने, तो वो 5 कार्टल चले, उनका नाम भी बता दें कौन कौन से कार्टल्स हैं, ये गैस का कौन सा है, खाद का कौन सा है। तो बिकॉज दे परस्यू, दुनिया में इस वक्त ये हुआ है कि मैसेज एट लार्ज, वर्किंग पीपल एट लार्ज, और ये जो हुक्मरान तबका है, तारीख ने इनको एक दूसरे के खिलाफ पिट कर दिया है। फिर एक दफ़ा तारीख में वो लड़ाई खुल रही है, फिर एक दफ़ा वो अखाड़ा हो रहा है। अभी शायद ज़्यादा गौर से लोग अभी देख नहीं पा रहे, लोग वो धमक नहीं सुन रहे। क्यों आबदी साहब? बशीर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक चीज तो याद रखे पाकिस्तान का माइंडसेट, कि ये जो 34 रुकनी इत्तेहाद की जंग किसी भी खित्ते में शुरू हो, ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि इसका इख्तिताम पाकिस्तान में होगा। और पाकिस्तान ने अगर इससे किनारा कशी की तो ये यकीन करिए कि तकफीरियत को सबसे पहले शिकस्त भी पाकिस्तान में होगी। अभी आपको मैं एक और मिसाल बताऊं, जनरल सीसी हैं मिस्र के सदर, उन्होंने ये इस्लामी इत्तेहाद जो बन रहा है ना, इसके इस्लाम के अकायद की जरा आप पहचान करें कि उसने सीधा सीधा सऊदी बादशाह को धमकी दी कि मुझे तुम पैसे दो वरना मैं ईरान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। तो $2 बिलियन और 5 साल का तेल एक ही दिन के अंदर फ्री कर दिया गया मिस्र को। और पाकिस्तान की जो माइंडसेट है, ये खुद वहां पे बजाते खुद, आप जो कह रहे हैं ना पार्लियामेंट में नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है कि ये हीरे जवाहरात के अंदर अपने आप को पर्सनली तुलवा के पूरी पाकिस्तान की फौज को इस आग में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। पार्लियामेंट में आएगा तो नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे, वहां पे पार्लियामेंटेरियन कहेंगे चलो कर्जा माफ करवा लो। इस वक्त तो 600 बार भी कर्जा माफ करने के लिए अरब आपके तैयार है, लेकिन ये घुसपैठिए आने नहीं देंगे, क्योंकि ये तो हूर पे मरने वाले लंगूर है, इनको तो हूर ही बहुत है। 5 साल का तेल तो छोड़े। अभी मैं आपसे पूछता हूं, पीआईए के साथ इतना बड़ा जुल्म है कि किसी अरब स्टेट के अंदर पीआईए नहीं जा सकती, और 64 एयरलाइन जो है वो डेली सिर्फ इमारात की कराची और इस्लामाबाद और लाहौर और पिशावर और सियालकोट में उतर रही है। हमारा पूरा पैसेंजर चूस लिया इन एयरलाइनों ने अरब की, और पूरे पीआईए को दिवालिया इसलिए कर दिया कि पीआईए पे बेचने के पास एक सीट है। तो जो अरब हमारी एयरलाइन को नहीं बर्दाश्त कर सकते, आप सोच सकते हैं कि वो पाकिस्तान के मुफाद में सोचेंगे या पाकिस्तान को तरक्की देंगे? कतर देना गैस क्यों नहीं देता? 5 साल तक जाहिल हुक्मरानों ने आवाम को इस कतर के पीछे लगा के रखा। आज कतर ने ठेंगा दिखा दिया। आप अगर जाने से इनकार करें, कतर आपको 10 साल के लिए गैस फ्री कर देगा। तो जहां पर हुक्मरान ही बिक जाए, जहां पार्लियामेंट के अंदर ये शोशे आए ही ना, वहां पे जाती ताल्लुकात के अंदर इसहाक डार जैसे डाकू जो है वो बिलियनर बन जाते हैं, नवाज शरीफ जैसे जो है कन्विक्टेड लोग जो है वजीर आजम बन जाते हैं, और कायम अली शाह जैसे घुसपैठिए जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, और इसको अवाम मुंतखब करके लाते हैं। तो सबसे बड़ा मसला ही आपकी जमहूर है, आपकी आवाम है, जिससे 500 रुपए में वोट देना है, एक छोटी सी ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर पूरे खानदान से वोट दिला देना है, और बाद में सारी जिंदगी आंसू भी बहाने और इनको डाकू भी कहना है। तो होती नहीं जो कौम हक बात में यकजा, उस कौम का हाकिम इस वक्त उसकी सजा है। ये अल्लाह ताला का आज़ाद है। फैसल, थैंक यू वेरी मच। काजी सईद साहब, आप अपने बाईपास ऑपरेशन के बाद पहली बार हमारे शो में आई हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपको देख के खुशी भी हो रही है और स्ट्रेंथ भी मिल रही है। और बकौल आरिफ निज़ामी साहब के अब आपने वजन को मेंटेन करके रखना है यहीं पे, और इसको ज़्यादा नहीं होने देना, बट सेहतमंद रहना है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मैं चलते एक बात ज़रूर कहूँगा आप लोगों को कि हुक्मरान जितने मर्जी बुरे हों और जितने मर्जी गए गुजरे हों, बहुत सी करप्शन आपकी और हमारी मर्जी की वजह से होती है और हमारी आंखों के सामने होती है, और हम समझते हैं कि दूसरे को हम क्यों बात करें, हमारा मसला थोड़ी है। लेकिन आज उसका मसला है, कल इसका मसला है, तो परसों मेरा मसला होना है।
और फिर आगे हम सबके बच्चों का मसला होना है। सोते रहेंगे, रोते रहेंगे, जागना सीखें, कौम बनना सीखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।